89.6 FM पर आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती के आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में एक जाना माना राजनीतिक चेहरा श्री मदन दिलावर जी, जो राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृति शिक्षा विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। धन्यवाद। सर, जैसे कि हम जानते हैं सीबीएसई का इस बार रिजल्ट आया है और जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है उसमें मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पछाड़ दिया है, तो इसकी भी मैं शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी। धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, कहीं ना कहीं शिक्षा जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट, अहम मानी जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, राजस्थान सरकार बाकी राज्यों से क्या अलग कर रही है इस विभाग में? देखो, सब राज्य अपने अपने हिसाब से अच्छा कर रहे होंगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान सरकार भी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का पूरा प्रयास कर रही है। और आप जानते हैं कि कोई सब्जेक्ट माना कि 100 अंक का होता है, तो उसमें 17 अंक जो दिए जाते हैं 20, वो 20 में से अंक देने का अधिकार हमारे स्कूल प्रशासन को होता है जी। हालांकि हमने उसका वाइफरकेशन किया हुआ है, परंतु परंपराएं बन गई कि 18, 19, 20 इससे कोई नीचे नंबर देता नहीं, और इधर 13 या 15 नंबर आ जाए 80 में से तो विद्यार्थी पास हो जाता है। परंतु एक्चुअल में 15 और 13 नंबर हैं, वो एक फेल के नंबर हैं, फिर भी हमारा विद्यार्थी पास हो जाता है। और इसके कारण से अध्यापक को पढ़ाने की में रुचि नहीं लेते। वो जानते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ये बच्चा पास होगा, और मैं कहूँगा सरकार को कि मेरा 100% रिजल्ट है। तो हमने अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए यत्न किया है कि वो 17 अंक जितना नंबर दे उतना दे, हमने उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 80 नंबर बचेंगे 20 के बाद, जो लिखित परीक्षा के होंगे या लिखित प्लस प्रायोगिक परीक्षा के होंगे, उसमें 80 में से 40 नंबर लाना जरूरी होगा। यदि 40 अंक नहीं लाए तो विद्यार्थी तो पास हो जाएगा, लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। और फेल के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या अधिकारियों के साथ उनको नुकसान हो सकता है, वो सब जानते हैं। जी सर। और इसलिए हमने कोशिश की, सत्र शुरू होने के पहले ही हमने अध्यापकों को ये बता दिया था, तो सभी अध्यापकों ने मेहनत की है और उसका परिणाम आप देख रहे होंगे। सीबीएसई विद्यालयों में हमारा परिणाम बेहतर रहा है और जितने निजी विद्यालय उनसे भी उत्तम रहा है। और इस बार जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है वह भी अच्छा रिजल्ट होगा। बिल्कुल सर। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम श्री स्कूल्स की शुरुआत की है, तो ये क्या है और आम लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री स्कूल वहाँ खोले हैं जहाँ पर हमारी साक्षरता दर कम है, और इसे 186 ब्लॉक्स को उन्होंने छांटा है, और 186 ब्लॉक्स में छांट कर उन्होंने और पीएम श्री विद्यालय खोले हैं। हमारे कुछ विद्यालय खुल गए, कुछ शेष रह गए। अब की बार माननीय जो केंद्र के शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि शेष ब्लॉकों में भी खोलेंगे, उसको खोला है। हमने तय किया हुआ कि पीएम श्री विद्यालय में कोई भी अध्यापकों के पद रिक्त नहीं रहेंगे, सब पदों को भरेंगे, और अच्छा भवन उनका बनाया हुआ है ताकि शिक्षा का वातावरण बने और सभी शिक्षकों के पद भरे रहेंगे, तो बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा मिलेगी, और हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का यत्न कर रहे हैं। सर, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए हम हर वर्ष प्रवेश उत्सव मनाते हैं। हमारे अध्यापक घर घर जाते हैं जी। बात करते हैं अभिभावकों से, बच्चों से, कि आखिर में तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है, क्या परेशानी तुम्हारे पास। कई लोग कई प्रकार के आर्थिक कारण भी बताते हैं, दूसरे कारण भी बताते हैं, तो हम कोशिश करते हैं आर्थिक कारणों में तो उनकी सहायता करने का। जैसे सरकार, आप जानते हैं कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही है, निःशुल्क अपनी यूनिफॉर्म देती है, निःशुल्क जिसको वर्क बुक देती है, निःशुल्क स्कूल में भोजन भी देती है, और गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी देती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम उनको चला रहे हैं ताकि एन के एन बच्चा स्कूल की ओर बढ़े और पढ़े।
सर अगर मैं बात करूं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं वो महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और इसमें हमने एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो देखा है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जो डिस्क्रिप्शन की है वो भी महिलाओं ने की है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे बालिकाओं के लिए और आप महिलाओं की शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? देखो, दोनों बातें अलग अलग हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये है कि हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ दिया है जी। यानी उनके पतियों की निर्मम हत्या कर दी पहलगाम में आतंकवादियों ने, और उसी के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर रखा है ताकि हम पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों से पाकिस्तान से बदला ले सके। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश की सेना ने और देश के जवानों ने और देश की सरकार ने पूरी तरह से बदला लिया है। बिल्कुल। और आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा है। और फिर भी वो प्रयास अभी भी चालू है, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। दूसरा, शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा की बात, ये अलग विषय है। हम महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने सोचा होगा, सुना होगा कि हम बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देते हैं। अच्छे अंक लाती है तो हम उसको स्कूटी भी देते हैं। उनको हम टैबलेट, जिसको कंप्यूटर कहा जा सकता है, वो भी उपलब्ध करवाते हैं। साइकिल भी देते हैं। अलग से हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। और इसके अतिरिक्त भी लाडो योजना एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। उसमें बेटी के पैदा होते ही 1.5 लाख रुपए का एक संकल्प पत्र उनको देते हैं ताकि वो 12वीं पास करे। जब तक 1.5 लाख रुपये दे दें, पैदा होने के बाद लगभग 2,500 रुपये देते थे, 1 लाख था, तब अब 4,000 हो गए होंगे। इसी रेशो में हम 12वीं क्लास तक ये पैसा देते हैं ताकि वो पढ़ लिख सके। यही नहीं, जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसको 75,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो यदि कोई काम करना चाहती है, कोई सामान बनाना चाहती है, जेवर खरीदना चाहती है, कुछ व्यवसाय करना चाहती है, उसको वो कर सकती है। इस प्रकार की सुविधाएं भी हम बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारी बहनें पढ़ें। सर अगर मैं हमारे शहर गंगानगर की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी शौचालय हैं, वॉशरूम्स हैं, वो A1 हैं, मतलब स्कूल्स के। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अब भी कमी है। तो रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अधिकांश विद्यालय में हमने और शौचालय बनवा दिए हैं। फिर भी हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ शौचालय बहनों के अलग से नहीं हैं, उन शौचालयों की संख्या दे दें, उन स्कूलों के नाम दे दें, ताकि हम सब विद्यालयों में, जहाँ बहनें विद्यालय में पढ़ती, वहाँ सबके लिए अलग शौचालय बना दें। सर अगर मैं बात करूं हमारे स्लम्स एरिया की, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करती है। स्टिल कुछ बच्चे हैं जो अब भी स्कूल से दूर हैं, तो कैसे आप उन बच्चों को स्कूल्स तक लेकर आ रहे हैं? देखो, कच्ची बस्तियाँ अब सामान्यतः कच्ची रही नहीं हैं और अब वहाँ भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं, अच्छा रहने लगे हैं और वहाँ के बच्चे पढ़ने भी लगे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाते, वो उसमें माँ बाप की गलती है। लेकिन अब हम उन बच्चों को एक एक को हमारे अध्यापक घर घर जा रहे हैं और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा का महत्व बता रहे हैं और उनको धीरे धीरे सबको हम स्कूल की ओर मोड़ रहे हैं और शिक्षा दिलाने का यत्न कर रहे हैं। सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और इसमें आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सालों के बाद और हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और उनका सोच है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या लोकल भाषा में मिले। और लोकल भाषा में मिलने के लिए लोकल जो भाषा है उसकी हमने कई जिलों की हमने शब्दकोश तैयार कर लिए, कोई पुस्तकें लिख लिए और हम प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और वो पाठ्य पुस्तकें इस साल हम लागू कर देंगे। दूसरा ये कि हम कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेंगे, आसपास के उद्योगों में ले जाके बताएंगे, उनको व्यावसायिक शिक्षा दिलाएंगे ताकि वो 12वीं में जब बच्चा पढ़ करके निकले तो खुद का अपना व्यवसाय वो कर सके। इस प्रकार का यत्न भी रहेगा। हम जब कभी सब्जेक्ट लेते हैं तो अभी तक साइंस सब्जेक्ट का अर्थ ही होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या अन्य विषय और होते हैं, ऐसे ऐसे होता था। अब इसको ग्रुप्स में बांट दिया है।
तो एक विषय ये आर्ट्स का लेगा तो चाहे तो वो साइंस का भी ले सकता है, वो कॉमर्स का भी ले सकता है। जी। अब ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया तो सारे सब्जेक्ट वही होंगे, तो आर्ट्स में पढ़ने वाला छात्र मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, इस प्रकार का। दूसरी बात क्या है कि 12वीं में जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, 12वीं कहते हैं, वो पढ़ने के बाद जो कॉलेज में वो बच्चा जाता है और 1 साल के बाद वो नहीं पढ़ पाया, किसी कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी है, जी। और तो उसको भी प्रमाण पत्र मिलेगा कि इन्होंने 12वीं पास की है, एक बात। और वो किसी कारण से पढ़ाई भी छोड़ देता है, आगे फिर पढ़ना चाहता है। अभी तक तो व्यवस्था है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ दी पास करने के बाद, तो 3-4 साल बाद आएगा तो फर्स्ट ईयर उसका नहीं माना जाएगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। अब उसका भी प्रमाण पत्र होगा, 2 साल का होगा तो उसका भी होगा, और 3 साल में तो डिग्री दी जाती है, इसलिए उसका हर वर्ष अब उपयोगी होगा। सर, अगर बात करूं हरियाणा और पंजाब की, दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो खेल कूद में बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और बच्चे वहां के आगे भी हैं, तो राजस्थान सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, कैसे इस बच्चों को आगे प्रमोट कर रहा है खेल कूद के लिए? देखो, हम सभी स्कूलों में खेल के मैदान बनवा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हर स्कूलों में खेल कूद का एक कालांश होता है। हर स्कूल में हमारा एक जो शारीरिक शिक्षा देने वाला, जिसको हम PTA कहते हैं, वो होता है। और हम कुछ इस बार हम सभी संभाग मुख्यालयों पर या संभाग में एक स्पोर्ट्स स्कूल भी खोल रहे हैं। हम उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हमारे विद्यार्थी खेल कूद में भी अग्रणी रहें, और अब प्रोग्रेस भी होने लगी है, कई सारे मेडल्स लाने लगे बच्चे, और तो इस प्रकार से हम प्रयत्नरत हैं कि खेल कूद में भी वो आगे रहें। आप हिंदुस्तान स्काउट गाइड के मुखिया हैं, जैसा कि मुझे पता लगा, तो ऐसे में आप क्या क्या नई योजनाएं जो हैं वो लेकर आ रहे हैं और क्या आपने सोचा है इसके लिए? देखो, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का हम अभी जम्बूरी करने वाले हैं, जो टेंटेटिव कोटा ज़िले के राजमंडी में तय हुई है, और हम जो स्काउट्स गाइड्स की जो योजनाएं चल रही है उनको हम सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं, थोड़ी मजबूती देना चाहते हैं, और आगे जब ये इन योजनाओं को मजबूती दे देंगे तो फिर आगे योजनाएं और बनाएं। सर, इन सारी चीज़ों की तो मैंने बात की, तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो ये प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, इसके पीछे का क्या आपका प्लान है और क्या मैसेज जो है? देखो, क्या है कि पॉलीथीन हमारा दुश्मन है। बिल्कुल। क्योंकि पॉलीथीन को हम यूज करके जब फेंक देते हैं तो कहीं न कहीं गौमाताएं खा जाती हैं, लंबे समय तक खाती हैं तो मर जाती हैं। गाय का मरना हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत दुखदायी है, पूरे देश के लिए दुखदायी है, क्योंकि गौमाता एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे तो ऑक्सीजन देता है, और वो गाय का गोबर भी काम आता है, पेशाब भी काम आता है। और अभी तो क्या हुआ कि देश के सब लोगों का पेट भरने के लिए किसानों ने अधिक से अधिक पैदावार पैदा करने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड डाला। इसके कारण से धीरे धीरे मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अधिक दिनों तक यही रहा तो मिट्टी मना कर देगी कि और कहेगी कि मैं आपको खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ। ऐसी स्थिति में हम भूखे ही मर जाएंगे, तो फिर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? बिल्कुल। यदि हमको खाना चाहिए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता भी होगा। मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए केवल गाय का गोबर और गाय का पैसा भी चाहिए। गाय तो हमने पॉलीथीन खिला के मार दी, इधर खुली छोड़ दी तो बोचड़ खाने वाले उसको उठा के लेके काट दिया और खा के खिला दिया है। ऐसी स्थिति में यदि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक कैसे करेंगे? यदि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हमको करना है तो गौमाता को पालना ही होगा, कि उसका गोबर और उसका पैसा हमको चाहिए ताकि हमारे खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य ठीक कर सके। और इसीलिए ये पॉलीथीन से हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, पॉलीथीन गंदगी भी करता है, उसको जला देते तो मीथेन गैस भी निकालता है। मीथेन गैस जब वायुमंडल में घूमती है तो जहरीली गैस होती है, वो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। इधर जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्लस ऑक्सीजन की कमी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन, ये जहरीली गैसें वायुमंडल में घूमती है, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन
बहुत जहरीली गैस हो जाती है, और उसके कारण से राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ रहे हैं। इन लोगों 7.5 लाख लोगों को बचाने के लिए भी हम सब लोगों को साफ सफाई रखनी पड़ेगी, स्वच्छता रखनी पड़ेगी, और पॉलीथीन से दूरियां बनानी पड़ेगी। दूसरी बात है कि पॉलीथीन की थैली में लोग खाद्य पदार्थ ले जाते हैं, तो उसके कुछ पार्टिकल्स खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के संपर्क में आते हैं, और जो वो उसका उपयोग करते हैं तो शरीर में जाते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सबसे बचने के लिए हमको पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी और गंदगी से दूरी बनानी पड़ेगी। और इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ बार बार कि पॉलीथीन मुक्त हमारा क्षेत्र होना चाहिए, गंदगी से मुक्त होना चाहिए, ये प्रयास हमारा है। तो सर आखिरी सवाल पे आती हूँ, क्या मैसेज जो है वो आप हमारे शहर वासियों को, गंगानगर वासियों को देना चाहते हैं? मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शहर, हमारा गांव बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, रोज़ झाड़ू निकलना चाहिए, रोज़ हमारे जो नाली होती है वो साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, कचरा मात्र उसमें नहीं हो, न ही उसमें कीचड़ हो। दूसरा, रोज़ हर गाड़ी कचरा लेने के लिए घर घर जानी चाहिए, ताकि घर घर से कचरा उठा के ले जाएगी और उसको नियत स्थान पर डालेंगे तो वहाँ गंदगी नहीं होगी। गंदगी नहीं होगी तो वहाँ के लोग बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो 7.5 लाख लोगों में से हम मरने वालों की संख्या जो है कम कर सकें। सर बहुत ही प्यारा जो मैसेज है वो आपने दिया। जैसे कि सर ने हमें बताया कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो कैसे हम अपने सोसाइटी को तो क्लीन करेंगे, आने वाली जनरेशन का भी हम अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। सर थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी सारी बातें जो हैं वो आपने मेरे साथ यहाँ पर की। थैंक यू सर।